आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में होंगे शामिल। चैंपियनशिप में कई राज्यों की 60 टीमें ले रही हिस्सा। निकाय चुनाव में बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी। आज शाम तक बागियों को बीजेपी ने दिया है समय। बागियों के पर्चा वापस न लेने पर संगठन करेगा कार्रवाई। उत्तराखंड में 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में होंगे शामिल। रोशनाबाद स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। चैंपियनशिप में कई राज्यों की 60 टीमें ले रही हैं हिस्सा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में भी होंगे शामिल। प्रेमनगर आश्रम में होगा प्रांतीय अधिवेशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में वो शिरकत भी करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम रोशनाबाद स्टेडियम में होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए विशाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार अब उत्तराखंड को खेल प्रदेश के नाम से भी जाना जा रहा है। तो अब यहाँ पे उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होने, जिसका आज उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। और लगातार कई महीने पहले से इस चैंपियनशिप की जो है यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। देश के अलग अलग राज्यों से, यहाँ पे कहा जा सकता है कि देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो खिलाड़ी होंगे वो हरिद्वार पहुंचेंगे और आज यहाँ पे कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होने, जिसका उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। सीएम धामी के दौरों के लेकर जो लगातार पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे गश्त कर रहा था। खेल विभाग की जो टीम थी वो भी लगातार यहाँ पे नजर बनाई हुई थी, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से तमाम खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचेंगे, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर भी यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी मनोज, प्रांतीय अधिवेशन भी होना है, उसको लेकर के किस तरह के इंतजाम है और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए विशाल, जैसी जानकारी अभी तक मिली है, करीब दोपहर 1:40 से देहरादून जीटी हेलीपैड से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे और करीब 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पे बिरला स्टेडियम में सीएम धामी सबसे पहले पहुंचेंगे। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, स्थानीय विधायक मदन कोसी को आदेश चौहान के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रोशनाबाद स्थित स्टेडियम में चैंपियनशिप होने जा रही है कबड्डी की, जिसका उद्घाटन सीएम धामी करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे सीएम धामी के अन्य कार्यक्रम भी है, जो प्रेमनगर आश्रम में होने हरिद्वार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रांतीय अधिवेशन है, उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। जी तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, किस तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं पुलिस प्रशासन की ओर से भी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे राष्ट्रीय खेल यहाँ पे होने जा रहे हैं, चाहे वो कबड्डी हो या फिर अन्य खेल हो, जिसको लेकर यहाँ पे कई दिन पहले से ही जो प्रशासन की टीम थी वो लगातार यहाँ पे तैयारियां कर रही थी। और हमने देखा कि जो पुलिस विभाग है वो भी महीने पहले से जो आसपास के जो लोग हैं स्टेडियम के, उनका सत्यापन कर रहे थे। जो आसपास के होटल है वहाँ पे भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो बाहर से खिलाड़ी आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत न हो। खास तौर से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, उसको लेकर भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। कई टीमों का गठन किया गया है, कोई यहाँ पे परेशानी ना हो खिलाड़ियों के साथ या फिर आने वाले अतिथियों के साथ, उसको लेकर यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। निकाय चुनाव में बागियों को मनाने में जुटी है बीजेपी। पूर्व सीएम, सांसदों, विधायकों को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। बागियों से विमर्श कर मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। आज शाम तक का समय भी दिया गया था बागियों को, और पर्चा वापस न लेने पर संगठन ने कार्रवाई की बात भी कही थी। तो ऐसे में विधायक, सांसद और पूर्व सीएम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो बागी हैं उनको समय से मना लिया जाए और बागियों से बातचीत करके मनाने की कोशिश की जाएगी। आज तक का समय दिया गया था बीजेपी की ओर से, और अगर आज भी कोई बागी नहीं माना तो उसके खिलाफ संगठन बड़ी कार्रवाई भी करने जा रहा है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं अब बीजेपी की बागियों को मनाने के लिए?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, तो वहीं अगर बात की जाए बागियों को लेकर के, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल की चिंता जो है वो बागियों ने बढ़ाई हुई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में कई बागी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही है, लगातार मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में बागी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहले तमाम जिस तरीके से तेवर दिखाई दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि अगर नाम वापस किसी ने नहीं लिया और किसी ने अपना जो है इस तरीके का जो अनुशासनहीनता की गई है, अगर उन्होंने अपना नाम वापस ना लिया, तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और चेतावनी तक भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। लेकिन बावजूद उसके बागी माने नहीं, और बागी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो तेवर है उनमें नरमी भी जो है अब देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन का समय और दिया गया था, ऐसे में आज का समय है, आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात हो या पूर्व सांसदों की बात हो या सांसदों की बात हो, तो बागियों को मनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में आज शाम तक तमाम स्थिति क्लियर होगी कि कितने बागियों को मनाने में ये कामयाब रहे हैं, कितने बागी मान गए हैं, कितनों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये तमाम चीजें आज शाम तक पता चलेंगी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बागियों पर क्या कार्रवाई करती है, ये तमाम चीजें भी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। अरुण, लेकिन एक बात तो ये है कि पर्चा तो वापस नहीं लिया जा सकता अब, तो ऐसे में कैसे समर्थन देंगे बागी? किस तरह से चर्चा की जा रही है उन लोगों से? जी विशाल, देखिए बिल्कुल जी, ये बात सत्य है कि पर्चा अभी वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि अगर किसी ने पर्चा भरा है और वो ये बयान दे दे कि भाई वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वो प्रचार प्रसार करेगा, और वो अपना चुनाव जो है वो नहीं लड़ रहा है, भले ही पर्चा उसने भर दिया हो, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता हैं वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करे, तो उसके बाद जो है वो चीजें मान ली जाएगी। तो इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अब बागी इसे बात को मानने के लिए कितना तैयार होते हैं, कितना नहीं, क्योंकि फिर बागियों की भी जो है साख दांव पर है। क्योंकि अगर पहले उन्होंने पर्चा भरा, फिर उसके बाद अगर पर्चा जो है वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा पर भी सवाल जरूर उठेंगे। तो ऐसे में इसको लेकर पूरी जद्दोजहद चल रही है, और कैसे इस पूरे निष्कर्ष इसका निकलता है, इस जद्दोजहद का परिणाम क्या होता है, तमाम चीजें आज जो है शाम तक वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अरुण, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या बागी खेल बिगाड़ सकते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, या फिर क्या माना जाए? ऐसे में कितना जरूरी है बागियों को मनाना? जरूर जो है खेल जरूर बिगाड़ेंगे, और बागी ने जो है टेंशन बढ़ाई हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल बागियों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बागियों को मनाने की पूरी कोशिश दोनों ही दलों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में बागियों के मैदान में उतरने से त्रिकोणीय ही नहीं बल्कि चौतरफा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से जो निर्दलीय और भी लड़े हैं, जो पार्टी से बगावत नहीं की है, जो खुद में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर चिंतित दोनों ही दल है, और ऐसे में कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के लिए जो दोनों ही दलों के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बागियों को किस तरीके से मनाया जाए, उन्हें किस तरीके से समझा बुझा करके पार्टी के समर्थन में लाया जाए, पार्टी के पक्ष में प्रचार कराया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। अरुण, एक तरफ तो बीजेपी में लगातार ये दौर चल रहा है कि दूसरे दल के नेता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने ही दल के बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा सकती हैं? जी विशाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक कई के विपक्षी दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर चुकी है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप में भारतीय जनता पार्टी में भी इसको लेकर कई तरीके की कयासबाजी है, कई तरीके की अंदरूनी कलह भी भारतीय जनता पार्टी में जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि वो चीजें बाहर इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन ऐसे में जो दूसरे दलों से नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का अपना खांटी कार्यकर्ता है, जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें कहीं ना कहीं निराशा और हताशा भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से दूसरे दलों के नेता अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी
टिकटों को लेकर मारामारी जिस तरीके से इस बार देखने को मिली, और आने वाले समय में जरूर जो है इस तरीका जो भारतीय जनता पार्टी से बागी हो रहे हैं, हालांकि वो दूसरे दलों में शामिल उतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने निर्दलीय रूप में अपना पर्चा दाखिल किया, तो जरूर जो है आने वाले समय में भाजपा को भी इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से तमाम समीकरण बनाती है, ये तमाम चीजें आने वाले भविष्य में जो है वो निर्भर करती है। आने वाले समय में किस तरीके का रहता है, तमाम चीजें उस पर ही जो है निर्भर करती हैं। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद भी जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 11 और 12 को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अल्टीमेटम जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? जी सर, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है और 10 तारीख तक प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन उसी के बाद 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी भी जो है प्रदेश में देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी जनपदों में बारिश, तो वहीं पहाड़ी जनपदों में जो है वो बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकतर बर्फबारी के संकेत जो है वो जताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ही जो मैदानी जनपद है उनमें ठिठुरन भी जो है देखने को मिल सकती है। शीतलहर भी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, और कहीं पर टेम्परेचर भी जो है डाउन हुआ है, कहीं 0 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 2, 3, 4 इस तरीके का तापमान भी पहुंचा है, कहीं माइनस में भी तापमान पहुंचा है। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। साफ तौर पर लोगों को हिदायत भी दी गई कि वो ठंड से बचने का प्रयास करें, शीतलहर से बचने का प्रयास करें, और जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, शीतलहर बढ़ रही है, तो उससे अपना बचाव जो है लोगों को जरूर करना चाहिए। ऐसे में जो है अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सटीक भी साबित हो रहे हैं, और ऐसे में 3 से 4 दौर की बर्फबारी प्रदेश में इस जो है शीतकालीन सीजन में जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके की जो है बर्फबारी प्रदेश में देखने को मिलती है, किस तरीके का मौसम रहता है, तमाम चीजें अब देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए निगम की अधिकृत कंपनियों की ओर से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान नदी किनारे कूड़ा देख नगर आयुक्त ने कंपनी के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई और नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी के खिलाफ भारी जुर्माना भी लगाया है। साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं चूना भट्टा के पास भी सफाई व्यवस्था न मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। इस संबंध में नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि पिछले दिनों से लगातार नगर निगम में टोल फ्री नंबर पर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद निरीक्षण किया गया और कई जगहों पर गंदगी देखने को मिली है, जिस पर एक्शन लेते हुए कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है। जो विशेष रूप से 47 वार्ड हैं जो कि वाटरग्रिज कंपनी के पास थे, उनके क्षेत्र के काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, और हमने जो टोल फ्री नंबर भी निगम की ओर से जारी किया है उस पर भी कुछ स्थानीय रेजिडेंट्स की शिकायत थी कि कूड़ा उठान प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, और इसी को चेक करने के लिए, इसी का निरीक्षण करने के लिए स्पॉट पर आकर के इसको देखा गया है। और वास्तविकता में ये पाया गया कि जो कंपनी है वो व्हीकल मूवमेंट्स जो हम ट्रैक करते हैं उसके अनुसार व्हीकल कवर कर रहा है क्षेत्र को, लेकिन कूड़ा उठान में लापरवाही बरत रहे थे, और उसके क्रम में इन लोगों के पर हैवी पेनल्टीज लगाने का निर्णय लिया गया है। नदी के किनारे जितने भी हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे उन सभी को खत्म कर उनका ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, और व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रकार से अगर कोई नदी को दूषित करने का कार्य करेगा तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में राजभवन में अधिकारियों की बैठक ली है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता की सक्रिय भागीदारी और सहयोग इस आयोजन को और ज़्यादा सफल और भव्य बनाएगा। प्रदेश का हर नागरिक इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो और आयोजन के दौरान पूरे प्रदेश में एक खेल वातावरण तैयार किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता समर्पण के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुझाव दिए हैं कि इस आयोजन में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी शामिल किया जाए। जल्दी आपको राशन के साथ खाद्य तेल के रूप में सरसों का तेल भी मिलने जा रहा है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने मंगलवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की है। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। बैठक में राशन की दुकानों में आवंटित महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को भी तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। बैठक में विभागीय मंत्री ने अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक आज की गई है, जिसमें हमारे संबंधित शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे जनपदों में हमारे जो डीएसओज हैं उनके साथ में वर्चुअली मीटिंग ली गई है। और इस मीटिंग में समीक्षा के बिंदुओं में खासकर हमारी जो धान खरीद थी उसमें क्या अभी हमारी स्थिति है उसकी भी समीक्षा की गई है, जिसमें 2024-25 में जो हमारी धान खरीद का हमारा जो लक्ष्य था वो 7.50 मीट्रिक टन हमारे को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने धान का जो क्रय है वो 6.58 मीट्रिक टन का हमारा धान क्रय हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो रागी का क्रय है वो 2024-25 में जिसका लक्ष्य था 5000 मीट्रिक टन, वो अभी हमारे पास में जो क्रय हुआ है वो लगभग 3138.825 मीट्रिक टन का हमारा क्रय हुआ है, जो कि पहले की तुलना में यह क्रय जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा हमारे जो सस्ता गल्ला हमारी जो दुकान है, जिसको मैंने पूर्व में निर्देश दिए थे कि इनमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अथवा उनको वरीयता जो है वो प्रस्ताव विभाग तैयार करे, जिसको लेकर आज समीक्षा की गई है। विभाग ने अपनी ओर से प्रस्ताव तैयार किया है, जहाँ पे शहरी क्षेत्र के लिए भी किया है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार दनादन कई बड़े निर्णय ले रही है, जिसकी चर्चा देश भर में भी हो रही है। लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हालत बेहद खराब है, क्योंकि दिनों दिन कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। स्थिति तो यह है कि बाकी प्रदेशों के उलट यहाँ सत्ता पक्ष के नेता ही विपक्ष के नेता से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, लेकिन शायद विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में विपक्ष पर सत्ता पक्ष भारी, पक्ष मांग रहा विपक्षी नेता से इस्तीफा, विपक्ष को सत्ता पक्ष बता रहा असफल। देश के किसी भी प्रदेश में जब सरकार गलत फैसला लेती है या गलत नीतियां बनाती है तो विपक्ष जोर शोर से मामले को उठाता है और सरकार से जवाब मांगता है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में सरकार की नीतियां जनहित में है या नहीं, इसे लेकर जवाब तो छोड़िए, स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष के नेता ही विपक्ष की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि एक इतिहास रच गया है कांग्रेस में। जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मेहरा जी ने कुर्सी संभाली थी, उस दिन से लेकर के आज तक इस्तीफों की जैसे एक झड़ी सी लग गई है। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक हो चुका है कांग्रेस के अंदर जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं। और कांग्रेस उस पर मंथन करने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष का फेलियर है ये और अध्यक्ष को देखना चाहिए इसमें उनकी कमियों के कारण उनकी क्या-क्या ऐसी कमियां रही है जिनके कारण लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग।
करण महरा के कार्यकाल में नेता छोड़ रहे पार्टी। उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। उत्तराखंड बीजेपी ने मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को अब तक का सबसे विफल कार्यकाल बताया है। बीजेपी के नेता का आरोप है कि कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के प्रदेश अध्यक्ष के रहते सबसे ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि करण महरा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस से इस्तीफों की बाढ़ लगी है, लिहाजा विफल प्रदेश अध्यक्ष करण महरा को उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि अगर उनके कार्यकाल में इतने इस्तीफे हो रहे हैं, इतने दिग्गज और इतने सीनियर लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष का फेलियर है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व का फेलियर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप कोई फैसले नहीं ले पा रहे। तो अध्यक्ष का तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए। जिनके कार्यकाल में इतने अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, मुझे नहीं लगता आज तक कि किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में इतने इस्तीफे बम्पर तरीके से हुए होंगे जितने करण मेहरा जी की अध्यक्षता में ये इस्तीफे हुए हैं और लोगों ने पार्टी छोड़ी और दूसरी दलों को ज्वाइन करा। तो मुझे लगता है कि ये उनका फेलियर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से। 2022 में करण महरा बने थे प्रदेश अध्यक्ष। 2022 के बाद कई नेताओं ने छोड़ दी पार्टी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में लगातार जा रहे नेता। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अप्रैल 2022 में पार्टी हाईकमान ने करण महरा को उत्तराखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, लेकिन उसके बाद अब तक हजारों कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। करण महरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते ही 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर कांग्रेस तीसरी बार चुनाव हार गई। बाद में 2 विधानसभा चुनाव में जीत तो मिली, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में फिर से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, ऑब्वियसली करण मेहरा से तो नफरत बीजेपी करती है। मेरे तो स्टार लग रहे हैं, मुझे खुशी है। मैं ऐसा अध्यक्ष हूं जिसका बीजेपी को सरकार रहते हुए पुतला फूंकना पड़ा। निकाय चुनाव में भी विपक्ष दिख रहा है कमजोर। बीजेपी के दिग्गज लगातार कर रहे प्रचार प्रसार। कांग्रेस के नेता राजधानी में ही कर रहे बयानबाजी। मौजूदा वक्त में प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज है। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस के नेता नाराज हो गए और कई नेता पार्टी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतर गए। स्थिति तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में 48 वर्षों तक रहने वाले वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इन सब के बीच प्रचार प्रसार में भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। चुनाव प्रचार और प्रदेश कांग्रेस का माहौल देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वोटिंग से पहले ही पार्टी के वीर नेताओं ने सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों के सामने सरेंडर कर दिया है। और मैंने मेरी कार्यकाल में ही बीजेपी को 2 थप्पड़ पड़े हैं, एक बद्रीनाथ में, एक हरिद्वार में। तो उनका बिलबिलाना ऑब्वियस है, बिलबिलाएंगे। निकाय के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव, 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव। नहीं लिया फैसला तो खतरे में है अस्तित्व। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग है और इसके बाद पंचायत चुनाव की चर्चा है। इधर विपक्ष की भूमिका अभी से ही सवालों के घेरे में है। पार्टी के वीर नेताओं के बीच मतभेद की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनती रही है। लिहाजा ऐसे में सवाल है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है। आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में उत्तराखंड कांग्रेस की हालत नाजुक दिख रही है। ऐसे में पार्टी हाईकमान को विचार करना होगा कि 2027 तक पार्टी को उत्तराखंड में कैसे मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।